कैसे हो गाइस, मैं हूं कैप्टन ब्लू और आज हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 3 के बारे में। रिसेंटली मुझे एक मेरी फ्रेंड ने बताया कि इसकी हिंदी डबिंग शुरू हो चुके हैं और वो बहुत ही घटिया है, इसीलिए लोग गालियां दे रहे हैं ऑनलाइन। तो मैंने सोचा इस पे वीडियोस बना दूं ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ऑफ कोर्स मैं हमेशा की तरह ब्रेक पर था और अभी मैं एज ए टीचर की तरह काम कर रहा हूं, तो हाँ थोड़ा टाइम लगेगा। मेरी गर्लफ्रेंड ने एक्चुअली में मुझे काफी फोर्स किया है कि वीडियोस वापस बनाना शुरू कर दो, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, तो उसको थैंक यू बोलना मत भूलना। तो चलिए बहुत सारे स्पॉयलर्स के साथ पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 3 का रिकैप शुरू करते हैं। Okay, recap. सीरीज की शुरुआत 2 साल के बाद होती है सीजन 2 के। थॉमस शेल्बी और क्रिस बर्गर्स की शादी हो रही है और दोनों की शादी बहुत ही आलीशान ग्रैंड पैलेस में रखी गई है, जो एक्चुअली में थॉमस शेल्बी का घर है। सीरीज के शुरुआत में थॉमस एक गैंगस्टर था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। वो एक काफी पॉपुलर बिजनेसमैन बन चुका है और अब वो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं है बल्कि एक फादर और हस्बैंड भी बनने वाला है। उसका एक सन है जिसका नाम वो रखता है चार्ल्स आफ्टर द प्रिंस, जो अभी करंट किंग है। शादी तो बहुत ही धमाकेदार थी, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ग्रेस की फैमिली वाले लोग, कई लोग आर्मी में थे, स्पेशली कैवलरी मैन जो वर्ल्ड वॉर 1 में लेट आए थे, और उसी कारण से टॉमी और उसके कई दोस्त मारे गए। उनके बीच थोड़ा टेंशन रहता है, लेकिन टॉमी ने पहले ही बोल दिया था कि कोई भी लाइन क्रॉस नहीं करेगा। No fighting. Oi! No fighting. No fucking fighting. No fighting. No fucking fighting! Good. Get the fucking... आर्थर, जॉन, पॉली और ऐसे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स आए हुए होते हैं और कई न्यू कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिनके बारे में मैं आगे बताऊंगा। यहाँ इवेंट के दौरान ही थॉमस को एक सस्पिशियस एनवेलप मिलता है जिसके अंदर एक फोटो और वार्निंग होती है। हम मिलते हैं रशियन एरिस्टोक्रेट एंटोन कैलेडीन से। सोवियत रशिया में हालत अभी ठीक नहीं है और यहाँ पर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के कारण सब कुछ उलट पुलट चल रहा था, इसलिए ये एक नोबिलिटी है जो वहां से भागकर यहाँ रेफ्यूजी के रूप में रह रहे हैं। वो मदद मांगते हैं पीकी ब्लाइंडर्स के पास, जो उन्हें ऑफ कोर्स मिलेगी क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं। हमारी गैंग की बात करूं तो आंट पॉली इमोशनली काफी डिस्टर्ब चल रही है और वो सारा अपना पास्ट ट्रॉमा लेके बैठी है। इसके अलावा वो एक पेंटर के साथ भी चक्कर चलाती है, जो काफी अमेजिंग था। आर्थर एक पीसफुल जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी क्रिमिनल इंस्टिंक्ट्स उसे नहीं छोड़ती। प्लस उसकी वाइफ बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है, जो आपको आगे दिखाऊंगा, क्योंकि ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है और मेरे ख्याल से सीरीज एंजॉय करने वाले किसी भी बंदे को ये पसंद नहीं थी। या इवेंट के दौरान ही उन्हें एक कोड मिलने वाला था कॉन्स्टेंटाइन, जिससे मनी एक्सचेंज होता। ये एक्चुअली में रिवील किया था हॉट रशियन मॉडल टाटियाना पेट्रोव के कारण, लेकिन कैल्डिन गलत कोड प्रोवाइड करता है। बिजनेस सीरियस है, अगर कोई गलत कोड प्रोवाइड करता है मींस उस चमन को मारना पड़ेगा, जो काम आर्थर करता है और वो रियली में करना नहीं चाहता था। टॉमी इंस्पेक्ट करता है आर्मर्ड व्हीकल जिसमें फादर जॉन ह्यूज का इन्वॉल्वमेंट है। पहली बार हम मिलते हैं फादर ह्यूज से, जो एक डेंजरस और पावरफुल आदमी है। प्लस इसका रोल किया है हमारे किंग वसेरियस ने फ्रॉम हाउस ऑफ द ड्रैगन। कैलेडीन का काम खत्म करने के लिए रशियंस टॉमी को एक नीला साफायर देते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट होगा आगे सीरीज में। एंजल चैनग्रेटा के रेस्टोरेंट के जलने के बाद उसका बाप विंसेंट चैनग्रेटा आता है आर्थर और जॉन के पास जवाब मांगने। जॉन उसे धमकी देता है और बाद में एंजल को पब्लिक जगह पर मार देता है जब विंसेंट खुलेआम बदला लेने की बात कर रहा था। एक्शन रियली थोड़ा हार्श था, लेकिन फैमिली के ऊपर कुछ भी सहा नहीं जा सकता, इसलिए टॉमी फैमिली के साथ खड़ा होता है और गैंग मीटिंग में भी जॉन का सपोर्ट करता है। उसे लगता है कि मैटर अभी यही हाथ में है, लेकिन तभी टॉमी को स्कॉटलैंड यार्ड वाले उठा ले जाते हैं, यानी कि पुलिस। वो यहाँ पर फादर ह्यूज से उसे जेल में मिलवाते हैं और ह्यूज धमकी देता है कि अगर टॉमी ने एडा से मिलने की ट्राई की तो वो उसे मार देगा। यहाँ पर एडा से प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि एडा के पास कम्युनिस्ट कनेक्शंस हैं और अगर वो उनके साथ कांटेक्ट में रहा तो फिर वो रशियंस के साइड चला जाएगा, ये उनका डर था। साथ ही साथ वो टॉमी को ये भी याद दिलाता है कि उसकी फैमिली पर उसकी पूरी नजर है। टॉमी को चार्ल्स के पिलो के नीचे एक कार्ड मिलता है, चार्ल्स शेल्बी RIP, जिससे वो काफी चिंता में होता है क्योंकि उसकी फैमिली सीधा टारगेट बन सकती है। चैरिटी डिनर में ग्रेस वही नीली सैफायर पहनकर आती है और सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन तभी एक इंसान चिल्लाता है फॉर एंजल।
वो सीधा ग्रेस को गोली मारता है। आर्थर, जॉन और फिन उस आदमी को तुरंत वही मार देते हैं जब टॉमी एम्बुलेंस के लिए चिल्लाता है, लेकिन तब तक वो जिंदा नहीं थी। रियली ग्रेस का कैरेक्टर काफी अमेजिंग था, लेकिन गोली लगने के कारण उसकी मौत हो चुकी है। Okay. But I warn you, I'll break your heart. Already broken. ग्रेस के फ्यूनरल में सबकी हालत खराब थी, लेकिन टॉमी अभी भी मैनेज कर रहा था बिजनेस को। पॉली और माइकल को लेजिटिमेट बिजनेस का काम संभालने के लिए देता है, लेकिन अंदर से देखा जाए तो टॉमी एकदम टूट चुका था। यहाँ पर वो जितना ही सैड था उतना ही गुस्से में था, इसलिए वो सीधा आर्थर और जॉन को ऑर्डर देता है कि विंसेंट चैंग्रेटा को जिंदा पकड़ो और उसकी वाइफ को गोली मार दो। ये काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि उसकी वाइफ उनकी पुरानी टीचर भी रह चुकी है। दोनों भाई हेजिटेट करते हैं अपनी माँ की उम्र की बंदी को गोली मारने के लिए और उनका दिल रियली में नहीं मानता। जब गैंग मीटिंग होती है तब टॉमी मीटिंग अटेंड नहीं करता, सिर्फ एक नोट छोड़कर चला जाता है वेल्श। यहाँ वो एक जिप्सी औरत से मिलता है जिससे पूछता है कि क्या ये नीला पत्थर कर्स था या नहीं। उसे लगता था कि ये शापित है और इसी कारण से ग्रेस की मौत हुई है। वो यहीं पर नेकलेस को वापस छोड़कर आ जाता है और थोड़ा नॉर्मल फील करना शुरू करता है। इस टाइम के दौरान आर्थर और जॉन विंसेंट को पकड़ लेते हैं और टॉमी उसे टॉर्चर करने वाला था, लेकिन आर्थर उसे गोली मार देता है क्योंकि ही वांट्स टू बी अ गुड गाय। एडा भी वापस एक्टिव होती है और सोवियत इन्फॉर्मेंट को ढूंढना शुरू करती है, जिस कारण से टॉमी इंप्रेस होकर उसे अमेरिका भेजने का डिसीजन लेता है। वो सीधा बाद में टाटियाना की आंट का डिनर इंटरप्ट करता है और इसाबेला पेट्रोविच से खुश नहीं थी, लेकिन साथ ही साथ वो उसे यहाँ पर वार्न भी करता है कि यूज किस तरीके का बंदा और वो दोनों साइड बैलेंस करने की ट्राई कर रहा है। टाटियाना उसे कार तक छोड़ने आती है और उन दोनों में पहले नहीं बनती, लेकिन रोमांस फिक्स है ये तो सबको मालूम पड़ रहा है। वो यहाँ बता देता है कि यू उन्हें बिट्रे करेगा, इसलिए वो उसे फ्री में मार देगा अगर वो लोग चाहें तो। टॉमी को पता चलता है कि आर्थर सीनियर यानी कि उनके फादर की डेथ हो गई और वो ज्यादा इफेक्टेड नहीं है क्योंकि ऑफ कोर्स वो कोई अच्छा बंदा नहीं था, इसीलिए वो लोग अपने काम पर वापस लग जाते हैं। उनको मिशन मिलता है कि रशियंस को उन्हें हथियार प्रोवाइड करने हैं जो एक ट्रेन से उन्हें मिलेंगे। ये काइंड ऑफ चोरी थी बड़ी वाली, और अगर वो लोग उन्हें हथियार प्रोवाइड करेंगे तो उनकी पावर्स वापस आ जाएगी और बाद में वो पेमेंट करेंगे बड़े पैमाने में। टॉमी को काइंड ऑफ भरोसा नहीं था रशियंस पे क्योंकि यहाँ पेमेंट ज्वेल्स में होगी, और इसीलिए वो प्लान करता है कि पहले से ही उस वॉर्ड को चुरा लिया जाए जिसमें सारे जेवरात रखे गए हैं। आर्थर की वाइफ लिंडा शेल्बी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो चाहती है आर्थर बिजनेस से निकल जाए। आर्थर भी एग्री करता है, लेकिन एक लास्ट जॉब के बाद लिंडा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो ज्यादा पैसे डिमांड करती है ताकि दोनों इन सब को छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हो जाए एक अच्छी जिंदगी के लिए। पॉली का दिमाग भी ठीक नहीं चल रहा था। वो चर्च में कन्फेस करती है कि टॉमी का सीक्रेट प्लान है फादर ह्यूज को मार देना, जो सीधा प्रीस्ट के थ्रू यू तक पहुंच जाता है। ऑफ कोर्स इसी लीक के कारण टॉमी जब ह्यूज को मारने जाता है तो उसकी प्लानिंग फेल हो जाती है। ह्यूज के गार्ड उसे ब्रूटल तरीके से पीटते हैं और ह्यूज उसे चार्ल्स को किडनैप करने की धमकी देता है और रिट्स होटल में सबके सामने झुकने पर मजबूर करता है। टॉमी काइंड ऑफ हार मान लेता है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था और ये काफी ऑकवर्ड था, लेकिन देखा जाए तो वो चुपचाप बैठने नहीं वाला। वो सीधा सोवियत एम्बेसी के एक रिप्रेजेंटेटिव से मिलता है और बताता है कि ह्यूज उनका डबल एजेंट है। उसने अपने घर पर रखे सारे सोल्जर्स को नौकरी से निकाल दिया और उसका लॉयल गाय जॉनी डॉग्स ही प्रॉपर्टी पर रहेगा। ये करने के बाद टॉमी बेहोश हो जाता है क्योंकि वो काफी इंजर्ड है। 3 महीने बाद टॉमी वापस आ गया है, फिजिकली फिट और मेंटली और भी ज्यादा डेंजरस। अब रशियंस के खिलाफ बड़ा हाइस्ट प्लान ऑलमोस्ट रेडी है। टॉमी अपने पुराने पार्टनर आल्फी सोलोमन को बुलाता है ज्वेल्स को वेरीफाई करने के लिए। आई डोंट नो, लेकिन टॉम हार्डी परफेक्ट है इस रोल के लिए। पता नहीं, एक्सेंट बहुत बढ़िया है। यहाँ रियली में रशियंस फेक ज्वेल्स देने वाले होते हैं, लेकिन आल्फी की वजह से उनका झूठ पकड़ा जाता है। पीकी ब्लाइंडर्स अपने मैंशन के नीचे एक टनल बनाना शुरू करते हैं क्लासिक शेल्बी स्टाइल में। टॉमी सीक्रेटली यूएसएसआर कम्युनिस्ट से डील करता है जिससे ट्रेन में जाने वाले गन्स को यूजलेस बनाया जा सके। इसके बाद एक बड़ा ब्लास्ट होने से रुक जाएगा और फादर ह्यूज का प्लान भी फेल हो जाएगा जो वो चाहता था। एक्चुअली फादर ह्यू का प्लान ये था कि यूएसएसआर जब अटैक करेगा ब्रिटेन पे, यानी कि ऐसा वो लोग दिखाएंगे, तो ब्रिटेन और रशिया के रिलेशनशिप बिगड़ जाएंगे जो उसके लिए काफी फायदेमंद है। टॉमी की डियर सिस्टर एडा शेल्बी अब ऑफिशियली फैमिली बिजनेस का हिस्सा बन जाती है। उसे बॉस्टन ऑफिस का जिम्मा सौंपा जाता है जिससे वो रियली बहुत खुश है।
आंट पॉली अभी 14 साल की निब्बी की तरह एक्ट कर रही है और उसका रिलेशनशिप रूबन ओलिवर के साथ चालू है, जो काफी वियर्ड पेंटर बंदा है, लेकिन वो ज्यादा इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मैं टाइम दे रहा हूँ। आई डोंट नो मैं इसको क्यों टाइम दे रहा हूँ। मे बी ये हॉट है, बंदियों को काफी ज्यादा ही पसंद है, बट हाँ जो भी हो। माइकल बताता है कि फादर ह्यूज ने उसे बचपन में सेक्सुअली अब्यूज किया था। अब वो टॉमी से कहता है कि ह्यूज को मारने की जिम्मेदारी उसे सौंपी जाए, लेकिन पॉली स्ट्रिक्टली मना कर देती है। वो कहती है कि अगर माइकल ने किसी को मारा तो वो पूरा बिजनेस जलाकर खाक कर देगी, जो एक रियली डेंजरस धमकी थी, लेकिन टॉमी इसी कारण से फिर मानने मना कर देता है। सुबह सुबह चार्ल्स शेल्बी को कोई किडनैप कर लेता है और ऑफ कोर्स फादर ह्यूज इसके पीछे थे। वो टॉमी से डिमांड करता है कि वो खुद ट्रेन को उड़ाए और सारे ज्वेल्स उसे ला कर दे दे, तभी वो चार्ल्स को जिंदा छोड़ेंगे। टॉमी के पास देखा जाए तो कोई ऑप्शन नहीं है और वो हाँ बोल देता है। अभी वो इससे भी बड़ी प्रॉब्लम में है कि सारे प्लान्स लीक कौन कर रहा है, क्योंकि उसने सारे नौकरों को निकाल दिया है। फैमिली मीटिंग में भी कोई बात रिवील नहीं की है, लेकिन फिर पता चलता है कि आल्फी सोलोमन ने ही टॉमी का प्लान ह्यूज को बताया था। उन दोनों के बीच में बातचीत होती है और रियली यहाँ पर टॉमी मार देने वाला था आल्फी को, लेकिन माइकल उसे बचा लेता है। वो उसके एक एसोसिएट को मार देता है और उन दोनों के बीच में डील होती है, जिस कारण से वो जिंदा निकल गया। रियली देखा जाए तो ये बंदा मास्टर ऑफ वर्ड्स है, ये तो मानना पड़ेगा। टॉमी को चार्ल्स के लोकेशन का पता हो जाता है, इसलिए वो माइकल को भेजता है ह्यूज को मारने और चार्ल्स को रेस्क्यू करने के लिए। उसके साथ ही निकलते हैं अंकल आर्थर और जॉन, जो ट्रेन को बॉम्ब करने वाले हैं। जस्ट इन केस अगर चार्ल्स को ना बचा सके तो उनको दूसरा प्लान रेडी रखना होगा, लेकिन माइकल सक्सेसफुल हो जाता है, चार्ल्स सेफ है और फादर ह्यूज को मार दिया जाता है, जो काफी सेटिस्फाइंग था क्योंकि माइकल ने कोई कसर नहीं छोड़ी इस मैटर में। यहाँ एक कम्युनिकेशन एरर हो जाती है क्योंकि न्यूज इन लोगों तक टाइम पर नहीं पहुंचती और वो लोग ट्रेन को उड़ा देते हैं, जिससे बहुत ही बड़े वाले बम्बू लगने वाले थे। टॉमी ने यहाँ टनल का काम कंप्लीट कर लिया है और वो रशियन वॉर्ड को तोड़कर बहुत सारे ज्वेल्स चुरा लेता है। एंड में रिवील होता है कि टाटियाना पूरे टाइम हाइस्ट में इन्वॉल्व थी और इसीलिए वो अपना हिस्सा लेकर वियना चली जाती है। टॉमी सबको लूट का हिस्सा देता है, लेकिन बॉम्ब गिराता है कि पुलिस सबको अरेस्ट करने वाली है। ये एक्चुअली में काइंड ऑफ ट्रीजन था कि आपने इंग्लैंड की धरती पर इतनी बड़ी ट्रेन उड़ा दी, जिस कारण से कॉप्स सबको उठाकर ले गए। टॉमी यहाँ पर सही सलामत है, लेकिन पूरी गैंग को फांसी होने वाली है, ये तो गारंटी की बात थी। पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 3 इसी क्लिफ हैंगर के साथ कंप्लीट होता है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि अगली कौन सी सीरीज के बारे में बात करना चाहोगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।